Good morning. So again, I welcome you back with a very big heart to the next continuing lecture of human reproduction. चलो मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा वर्बैटम चेंज कर लेते हैं. हमेशा ऐसे जैसे ओपनिंग स्पीच होती है ना, ओपनिंग स्पीच, ये ऐसे ही लगता था हमेशा क्लास के लेक्चर के स्टार्ट में. सो मे बी आई ट्राइड टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट ओपनिंग कॉल. सच में ऐसा लग रहा है कि कोई बायो का टीचर नहीं, कोई कॉल सेंटर का एजेंट बात कर रहा है ना. Anyways, let's come back on that particular level. So, jokes apart, in the last class, what we spoke about, we completed a topic called as fertilization. ठीक है, हमने मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम इन दोनों को फ्यूज करा दिया अपने दिमाग में. ठीक है, फ्यूज करा दिया, फ्यूज कराकर हमने बना दिया जाइगोट. ठीक है, और कल का एपिसोड यहाँ पे खत्म हुआ. ठीक है, ये चैप्टर भी ऐसे ही चलेगा, जस्ट लाइक एकता कपूर सीरियल. ठीक है, इट विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेच्ड because you have so many things to learn, so many new things you will be discovering in this particular chapter, which is absolutely not there in your NCERT. Cool. So chalo, let's get back to again another series, another episode of human reproduction. So fertilization कर लिया, zygote बनाकर रख दिया. ठीक है, अब उसके next journey में चलते हैं. The next topic which we will be discussing today is cleavage and blastulation. I am deliberately making topic related lectures so that you and I've also arranged the lectures on YouTube in different playlists. ठीक है, तो मैंने chapters के playlist बनाया है. मैं थोड़ा सा और rearrange करके थोड़ा सा अच्छा fan page बना लूंगा so that है ना, सो दैट क्यों बताओ तुम लोगों को. एनीवेज, तो टॉपिक रिलेटेड लेक्चर्स इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ यू हैव टू जस्ट मेमोराइज स्पेसिफिक टॉपिक, सो यू डोंट हैव टू सर्च कि ये पार्ट कौन से लेक्चर में था, पार्ट 1 में था या पार्ट 2 में था. ठीक है, सो वेरी कंटेंट बेस्ड लेक्चर वी विल बी डूइंग इट. ओके, डू नॉट जस्ट इग्नोर दीज डायग्राम्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज डायग्राम्स इन अ व्हाइल. ठीक है, so the next topic which we talk about is cleavage and blastulation. ठीक है, blastulation के बारे में ये वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया था when I taught you animal kingdom, if you remember. ठीक है, अगर animal kingdom आपके भेजे में अभी तक उसके मेमोरीज शेष है तो you will be happier to know that blastulation वापस रिपीट होने वाला है. बट अगर वो सारे मेमोरीज फॉसिल्स बन गए हैं, so technically you will have to dig the graves. So please go ahead and revise the chapter. ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम भी हमने बनाया था. Okay, when I was talking to you, when I spoke about something called as pseudocoelom. बात करते हैं सूडोसीलम क्या होता है. आपको पता है सूडोसीलम किसमें होता है, एस्की हेलमिंथस में होता है. लेट मी नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द फेट ऑफ द जाइगोट. नाउ जाइगोट एक सिंगल डिप्लॉइड सेल बन गया है. ठीक है, एक सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर एनक्लोज्ड इन द जोना पेल्यूसिला. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्टर जाइगोट इज फॉर्म्ड within the 30 day, मतलब 30 hours, my mistake. ठीक है, after fertilization, that means after the fusion, after the formation of the zygote, within 30 hours, the first cell division takes place. Is that right? The first cell division takes place after 30 hours of fertilization. 30 hours of fertilization. Cool? The second cell division, मतलब एक सेल दो बार. अब सेल्स को तो डिवाइड होना पड़ेगा ना, ये तो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाना है, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट लाइफ ह्यूमन बॉडी बनानी है. करेक्ट, अ ह्यूमन बेबी बनानी है. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. व्हेन यू कैरेक्टरिस्टिकली अगर आप बहुत इंटरेस्ट से इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो इट इज जस्ट अ मैजिकल प्रोसेस. करेक्ट, सो विद इन 30 आवर्स यू गेट 2 cells एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और विद इन मतलब 2 सेल बन गए आफ्टर 30 आवर्स, एंड आफ्टर 40 आवर्स मतलब 40 आवर्स
after first cell division, 40 hours after the fertilization, 30 hours after the fertilization you don't have to technically remember the hours because ये NCERT में नहीं दिया है, but बेटा हम अगर पढ़ा रहे हैं so you will have to कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि पहला क्लीवेज कितने टाइम में होता है, कितने टाइम के बाद होता है, so it is very unlikely that you might get such questions. और आज मैंने ये भी सोचा था कि मैं चश्मा पहन के नहीं पढ़ाऊंगा. Anyways, come back because I was scrolling through my own page और मैंने अपने में ही बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, राइट? कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो I was absolutely lethargic एंड आज का लेक्चर देखूंगा तो मैं थोड़ा सा मेरे में जान है ऐसे मुझे लग रहा है. एंड इनिशियल अगर मैंने मेरी अगर चैनल आप देखोगे तो यू विल एब्सोल्युटली फाइंड डिफरेंट अवतार ऑफ माइंड. एक में मीडियम बाल है, फिर एक में बिल्कुल भी नहीं है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर का प्रोग्रेशन हो रहा है, चैप्टर का प्रोग्रेशन हो रहा है, वैसे मेरे बाल का भी प्रोग्रेशन हो रहा है. नाउ यू कैन सी एब्सोल्युटली आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ भालू. एनीवेज, मैं इतनी सब बकवास चीजें क्यों बात करता हूँ बिकॉज अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा. वीडियो हो या रियल टाइम लेक्चर हो, थोड़ी सी तो हमको रपो बनानी पड़ती है. Anyways, let's jump on to the topic. So 30 hours after the fertilization you get 2 cells. ठीक है, cell division ही हो रहा है यहाँ पे, but the cell division in this particular case is slightly different. Okay, so what is that difference? We'll talk about that in a while. Okay, within a few seconds. After 40 hours of the fertilization, after 40 hours of the fertilization, you get those cells divided into 4 cells. Ultimately, the progression of the cell division will absolutely take place. ठीक है? So first cleavage अगर हो रहा है 30 hours के बाद, second cleavage हो रहा है 40 hours के बाद, third cleavage takes place. This is the third cleavage which takes place by the end of the third day. Okay. And so on it goes on progressing. ठीक है? Now सिर्फ बाकी के आपको याद नहीं रखने, बट स्पेसिफिकली ये 3 क्लीवेजेस के आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना पड़ेगा. जस्ट फॉर योर बेटरमेंट. You should not go clueless if you get a question in your examination. ठीक है? Now what you can see in this particular diagram, आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे हो, so I have drawn this is technically now once the cell divides, it is now referred to as an embryo. ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था कि एम्ब्रियो हम कब तक बोलेंगे? 8 वीक्स तक. ठीक है, फर्टिलाइजेशन दैट इज कंसेप्शन के 8 वीक तक we will call it as an embryo and post 8 weeks we will call it as a fetus. ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको कब बताया था? If you remember, I have taught you, I have spoken about these particular terms when we were doing a chapter called as circulation. ठीक है? Anyways, come back. So what you can see in this particular diagram is, आपने अगर ये देखा है सेल्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, बट सर ने सेल्स का साइज तो सेम ही बनाया, एम्ब्रियो का साइज तो सेम ही बनाया है ना. अब सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने एम्ब्रियो का साइज क्यों सेम बनाया और अचानक से आपने एम्ब्रियो का साइज बड़ा बनाया? टेक्निकली दिस इज आल्सो द सेम साइज. ठीक है, बट मेरे को बहुत सारे लेबल्स करने थे, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट मैग्नीफाइड द इनिशियल डायग्राम, मतलब मैग्नीफाइड द डायग्राम. अदरवाइज इट्स पांचों के पांचों डायग्राम सेम साइज के हैं बेटा. ठीक है, नाउ आपका दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर अगर सेम साइज के हो रहे हैं तो हाउ द प्रोग्रेशन ऑफ द एम्ब्रियो इज टेकिंग प्लेस, हाउ द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और हाउ द एम्ब्रियो इज टेक्निकली डेवलपिंग डे बाय डे. सेल्स तो बढ़ रहे हैं, सेल्स का नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, बट एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा. ठीक है, एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ अ बैरियर कॉल्ड एज ज़ोना पेलुसिडा. इट इज स्टिल एनक्लोज्ड बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉल्ड एज ज़ोना पेलुसिडा. And it is because of this zona pellucida, the embryo does not grow in size. ठीक है, अब अगर एम्ब्रियो साइज में ग्रो नहीं होगा तो इतने सारे सेल्स को अकोमोडेट करने के लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो अल्टीमेटली an adaptation which takes place is
the cells increase in number but they decrease in size. As you can see in this diagram, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हो, ये सेल देखो कितना, इट इज एब्सोल्युटली लार्जर, मतलब इट इज कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, व्हेरेज यहां पे भी यही सेल 4 बन गए, ठीक है, मतलब व्हाट, और यही सेल यहां पे 8 बन गए. अब मैंने 16 सेल बनाया नहीं, आई हैव स्किप्ड दैट बिकॉज़ कॉमन सेंस, क्यों बनाने की जरूरत है, जो डिफरेंस है वही बनाएंगे हम, ठीक है. सो बेटा यहां पे आपको यही याद रखना है दैट द सेल्स they increase in number but then they don't increase in size, ठीक है. That means in other words, घूम फिर कर बात ये है कि सर जो ooplazm का साइटोप्लाज्म था, जितना कंटेंट ooplazm में था, क्योंकि मेल डज नॉट कॉन्फर एनी टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, मेल स्पर्म से सिर्फ क्या मिलता है, मेल न्यूक्लियाई, दैट इज प्रोन्यूक्लियस, ठीक है. जो पूरा का पूरा समंदर है, जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, दैट इज टेक्निकली कॉन्फर्ड बाय दी ooplazm, ठीक है. आपने जेनेटिक्स में एक टॉपिक भी पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, राइट, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस. माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि when you talk about some extra, mother confers some extra DNA which is nothing but the mitochondrial DNA, because जो cytoplasmic inheritance भी बोलते हैं इसको, कि अगर जाइगोट में है ना, जाइगोट में मदर इज कॉन्फरिंग दी साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है. So that is why, because mother is providing an extra amount of DNA which is nothing but the mitochondrial DNA, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस. जो ये जीन्स का इनहेरिटेंस अगर हो रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस इज नॉट स्पेसिफिकली सीन इन ह्यूमंस, but it is definitely it was definitely studied in maize, and also it was studied in वो क्या है, लिम्पलेट्स, ठीक है, स्नेल्स की कॉइलिंग, ये सब आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, because it is a part of syllabus. Anyways, so come back on that particular level. See, understand, जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म था बेटा, जो ooplazm था, वही ooplazm 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब in other words it's nothing but sharing, ठीक है. The cytoplasm remains, the content of the cytoplasm remains the same, but the size of the cell decreases, size of the individual cell decreases. So आप कैरेक्टरिस्टिकली यहां पे देखोगे, अगर मैं कंटेंट की बात करूं, न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोप्लाज्म, करेक्ट, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो वर्सेस साइटोप्लाज्मिक रेशियो. कैरियोप्लाज्म refers to nucleus, मतलब कैरियोप्लाज्म does not refer to nucleus, कैरियन refers to nucleus, but एक होता है ना न्यूक्लियर मटेरियल. तो घूम फिर कर बात ये है, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म बोल सकते हो बेटा, ठीक है. So as you can see here, the number of nuclei cell increase हो रहा है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब सेल डिवीजन में एक्टिवली एस फेज हो रहा है ना, सेल डिवीजन में एस फेज हो रहा है, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, राइट. बट इन द अदर केसेस, जैसे सेल डिवीजन में G1 होता है, G1 के बाद S होता है, S के बाद G2 होता है. इन G1 what happens, the cell grows in size. This is just not your normal cell division, इसलिए नाम अलग दिया बेटा, क्लीवेज, है ना. ये वर्ड आपने सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में શું થાય છે, साइटोकाइनेसिस में हो रहा है सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन, करेक्ट, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, where the cleavage furrow passes through the center of the circle, center of the cell, such that equal amount of cytoplasm is given to the individual dividing cells, करेक्ट. सो सिंपल माइटोसिस अगर हो रहा है बच्चा, सिंपल माइटोसिस में G1 फेज भी होगा, G2 मतलब S फेज भी होगा और G2 फेज भी होगा, ठीक है. तो G1 फेज में आफ्टर माइटोसिस व्हाट इज द एंड रिजल्ट, you started with one particular cell, and after the cell division, that is after mitosis, you have 2 independent individual cells which are nearly the same size of the parental cell, correct. But this is not the case here. The parental cell had a large amount of cytoplasm, but then after the first cleavage, the cytoplasm का amount becomes nearly half in each of the cell. उसके बाद again it becomes nearly quarter in each of the cell, correct. So बात ऐसा है बेटा कि cleavage is a special type of cell division.
It is not your normal regular cell division. It is a separate type of cell division. It is a separate type of mitosis. ठीक है? So we try to list down what is that. So special type of mitosis जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज होता है, that is S phase actively taking place, but G1 phase का काम ही नहीं पड़ रहा. करेक्ट, G1 फेज का काम ही नहीं पड़ रहा बिकॉज़ ज़ोना पेलुसिडा है ना मेरा आड़े. ज़ोना पेलुसिडा की वजह से the cell will not be growing in size. Correct. So it is a cleavage can be defined as a special type of cell division where the karyoplasmic ratio absolutely मतलब the karyoplasmic content, okay, karyoplasmic to cytoplasmic ratio जो है ये increase होता है. ठीक है. व्हाट इज अ कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब अमाउंट, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ द कैरियोप्लाज्म न्यूक्लियर मटेरियल. सो अगर आप देख रहे हो तो यहां पे न्यूक्लियर मटेरियल तो इंक्रीज हुआ. करेक्ट. सो अगर मैं रेशियो बनाकर देखूं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अपॉन साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये रेशियो तो बड़ा ही हो रहा है, ये नंबर तो इंक्रीज ही होते जाएगा, है ना. कैरियोप्लाज्म देखो, पहले सेल में देयर वाज ओनली वन न्यूक्लियस एंड वन साइटोप्लाज्म, वन मतलब इक्वल मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. पर सेल डिवीजन होने के बाद मतलब क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज होने के बाद द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिकम्स 2 बट दिस रिमेंस 1. ये तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. आफ्टर द सेकंड क्लीवेज, the karyoplasmic index becomes 4/1. उसके बाद it becomes 8/1. करेक्ट. सो साइटोप्लाज्म का टोटल कंटेंट अगर मैं मार्क करूं, that is absolutely the same. बट अगर मैं कैरियोप्लाज्म का टोटल कंटेंट इंक्रीज मार्क करते जाऊं, तो I can absolutely see the increasing number. Correct. So a special type of cell division, a special type of mitosis in which the karyoplasmic to cytoplasmic ratio increases. समझ में आ रहा है बच्चा? Whereas if you talk about simple mitosis, if you talk about regular mitosis, कैरियोप्लाज्म अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चा, कैरियोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है तो साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है. सो कॉमन सेंस, अगर फर्स्ट एक सेल था, एक सेल से स्टार्ट किया तो कैरियोप्लाज्म 1, साइटोप्लाज्म 1. आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस, M1 लिखता हूं मैं, आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस कैरियोप्लाज्म 2 हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 1. करेक्ट. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से दिस, I can say that in normal cell division the karyoplasmic to cytoplasmic ratio remains constant, whereas cleavage में क्या हो रहा है, the karyoplasmic to cytoplasmic ratio increases. अभी अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है. तो ये हम लोग अभी थोड़ा सा फीचर लिस्ट आउट करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे. So specifically when you talk about cleavage, it is a special type of cell division, in which is characterized by increasing karyoplasmic to cytoplasmic ratio. ठीक है. Another feature which you talk about cleavage is another type of cleavage, another feature with respect to cleavage is technically the absence of G1 phase. ठीक है. देयर इज अ एब्सेंस ऑफ G1 फेज, मतलब इन घूम फिर कर टोटलिटी में मैं ये बोल सकता हूं द इंटरफेस, द प्रेपरेटरी फेज ऑफ द सेल डिवीजन इज एब्सोल्युटली रिड्यूस्ड. ठीक है. अगर मैं एपिथेलियल सेल्स की बात करूं, अगर एक एपिथेलियल सेल को क्लीवेज अंडरगो करना है, मतलब एक एपिथेलियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 in 24 hours, but this is not an epithelial cell. करेक्ट. सो फॉर आप और कैरेक्टरिस्टिकली आप देख रहे हो यहाँ पे कि फर्स्ट क्लीवेज 30 आवर्स में हो रहा है, उसके एग्जैक्टली 10 घंटे बाद सेकंड क्लीवेज हो रहा है. करेक्ट. उसके ऑन एन एवरेज एंड ऑफ द थर्ड डे में नेक्स्ट क्लीवेज हो रहा है. राइट. सो घूम फिर कर बात ये है बेटा कि हियर वी कैन नॉट फॉलो अ कैरेक्टरिस्टिक टाइम हियर. राइट. सो दोज आर द फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू अ नॉर्मल those are the characteristic feature of
क्लीवेज। तो मैंने बहुत 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए आपको। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? इट इज नॉट योर रेगुलर माइटोसिस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट स्पेशलिटी? फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि यहां पे द नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस बट द साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस। ये फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था? तो चलो लिखते हैं, ये सब आप सुनते रहोगे ऐसे मंक जैसे बैठे रहोगे, है ना। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स गो, प्लीज डोंट माइंड, मैं तुम लोगों को वीडियो पे पब्लिकली ऐसे से बोल रहा है, ऐसे समझना मत, डोंट टेक इट ऑन हार्ट, but fixes out your, anyways, let's cut the crap. So let's go ahead and write down a few features with respect to cleavage. ठीक है, so what is cleavage beta? It is a special type of cell division, a special type of cell division, या फिर घूम फिर कर मैं ये बोल सकता हूँ माइटोसिस, है ना, a special type of cell division. Cool. Now what are those special type of speciality with respect to, मैंने days लिख दिया है वहां पे. What is the speciality? First important speciality is the number of cells increases. Number of cell increases. Okay. But the size of cell decreases. Number of cell increases, but the size of the cell decreases. Another feature is the karyoplasmic index. Karyoplasmic index increases, whereas the cytoplasmic index decreases. साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज होगा क्या? कुछ भी बोल रहा हूं ना। साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स विल बी एब्सोल्युटली कांस्टेंट। साइटोप्लाज्म का कंटेंट तो कांस्टेंट है बेटा, है ना, डिक्रीज नहीं होगा कंटेंट, साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम नहीं होगा। ठीक है, सो अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं, सो द कैरियोप्लाज्मिक, इन दिस पर्टिकुलर केस द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, karyoplasmic to cytoplasmic ratio always increases. Okay, another feature with respect to cleavage is it shows the reduced interface. Reduced interface माने it reduced interface का मतलब क्या है? absence of G1 phase. ठीक है, एंड इसी का पॉइंट लिख ले, एब्सेंस ऑफ G1 फेज एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली S फेज। और G2 फेज भी होगा, बिकॉज G2 फेज में माइटोसिस के लिए व्हाटएवर प्रोटीन्स एंड अदर फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, सो G2 फेज विल टेक प्लेस, बट G2 फेज का जो ड्यूरेशन होगा दैट वुड बी कंपैरेटिवली स्मॉलर ड्यूरेशन का G2 फेज होगा। समझे? ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक, यही है। ओके, सो these are a few features with respect to cleavage. ठीक है, आपको मैंने ड्यूरेशन वहां पे लिखवा दिया है। नाउ वी विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द साइट, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द साइट वेयर द क्लीवेज टेक्स प्लेस। द साइट ऑफ द क्लीवेज इज अपना फेलोपियन ट्यूब, है ना, कुछ भी बोल रहा हूं ना, अपना फेलोपियन ट्यूब, मैं मेरे को क्यों गिन रहा हूं? एनीवेज, तो where does the cleavage take place? Where is this all beautiful magical process taking place? It is taking place in the fallopian tube. ठीक है, now each cell, now after cleavage, ठीक है, each cell is termed as a blastomere. ठीक है, each cell, another feature मैं यहां पे लिख रहा हूं, each cell in the embryo is termed as blastomere, because यही अल्टीमेटली जाकर एक बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाने वाला है
दैट इज नथिंग बट द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? आई हैव स्पोकन टू यू विद रिस्पेक्ट टू in the animal kingdom chapter, but still we have to talk about this any which ways. So these are the salient feature, characteristic feature of cleavage. Is that very clear? ये जो हमने डायग्राम बनाया ये भी यही साइज का है, but I told you since I will have to label these structures, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा साइज में बड़ा बनाया था। ठीक है, now characteristically you can see I have drawn the polar bodies also, but धीरे धीरे मैंने polar body because जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने polar body को गायब कर दिया because technically polar body degenerates, because polar body है क्या ultimately फालतू का, पर polar body important है। polar body का फंक्शन हमने बात किया था, polar body important है। what is the role of polar body, we'll talk about that here in a while। ठीक है, तो गायब कर दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि पोलर बॉडी एकदम ही गायब हो गया है, तो पोलर बॉडी स्टिल रिमेन्स, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन पोलर बॉडी डीनेचर हो जाता है बेटा। ठीक है, पोलर बॉडी का एक काम है, ऐसे बहुत सारे बुक्स में दिया है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, कि पोलर बॉडी डिटरमाइंस, जहां पे पोलर बॉडी होगा उसी के आसपास जनरली स्पर्म पेनिट्रेशन विल टेक प्लेस। So that is one feature of polar body, one function of polar body which is being identified. Another function of polar body, we'll talk about that. Okay, तो ये हमने बात कर लिया with respect to cleavage। अब इसी का differences, इसी के जो differences है, that you can write it in mitosis. So I am not writing down what is mitosis once again. ठीक है, I am not making a fool out of myself। आपको बहुत characteristically मैंने notes दिया है, तो उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, so this much is very important with respect to cleavage, you need to remember। अब मैंने आपको एनिमल किंगडम में टाइप्स ऑफ क्लीवेज, दो टाइप की क्लीवेज पढ़ाया था विद रिस्पेक्ट टू पैटर्न, है ना, और स्पाइरल क्लीवेज, है ना, और मैंने आपको स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज पढ़ाया था। इफ यू रिमेंबर, स्पाइरल क्लीवेज जिसको होता है प्रोटोस्टोम्स को स्पाइरल क्लीवेज होता है, ड्यूटरोस्टोम्स को रेडियल क्लीवेज होता है ना, और फिर और एक क्लीवेज मैंने आपको बताया था डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट क्लीवेज अगेन प्रोटोस्टोम्स को, इनडिटरमिनेट क्लीवेज अगेन ड्यूटरोस्टोम्स को। हमें कौन सा हो रहा है? इनडिटरमिनेट रेडियल क्लीवेज। सो प्लीज गो बैक टू एनिमल किंगडम। ठीक है, यू हैव टू रिवाइज दैट, बट स्टिल वीडियो है ना, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे, है ना, तो लेट मी गो अहेड एंड स्पीक आउट अबाउट व्हाट इज स्पाइरल क्लीवेज एंड व्हाट इज, जस्ट लेट मी गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सो इतना आपको समझ गया है। आई एम क्विकली इरेजिंग दिस मच एंड लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। गंदी वो इंक है यार, एक बार में जाती नहीं, या फिर मैं ज्यादा दम लगा कर नहीं पूछ रहा, बस मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं आई एम डूइंग बेटर, फिर जब पूछा बाद में आता है ना तो भी जान निकल जाती है। एनीवेज, कम बैक। Okay, so let's go ahead and talk about the types of cleavage. Again, I'm telling it to you, not very important, but हम कोई chances नहीं लेना चाहते बेटा, because बहुत ही simple है। A few examples and it is technically very easiest part. ठीक है? Now let's go ahead and talk about the types of cleavage. Okay, now types of cleavage basically सबसे पहले हम लोग बात करेंगे with respect to the on the basis of presence of yolk। ठीक है, अब जो मैं बर्ड्स की एग्स की बात करता हूं, अब आपने अगर चिकन का एग ग्रो होते हुए देखा है, it takes only 21 days for a chicken egg to develop into a small absolutely, क्या बोलते हैं उसको, so it takes 21 days for a egg to hatch into a small baby chicken, into a small chooza, correct? तो 21 डेज में ये हो जाता है। पर अगर आपने नॉर्मल एग्स देखा है, ठीक है, फॉर वन डे एग देखा रहेगा, तो योक का जो कंटेंट है दैट इज कंपैरेटिवली ह्यूज, लार्जर। ठीक है, और जैसे जैसे ही द एग प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, योक का कंटेंट स्लोली एंड स्टेडीली डिमिनिशेस, डिक्रीजेस एंड सो बिकॉज़ इट इज बीन यूज्ड अप,
ठीक है, योग का फंक्शन क्या है? योग इज नथिंग बट अ टेम्पररी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दीज ग्रोइंग एम्ब्रियो, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चा, ठीक है। अंडे में जितना न्यूट्रिशन है उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, कि एज में पैदा हो रहे हैं, मतलब उतना, क्यों बोल रहा पता नहीं, अंडे में जितना न्यूट्रिशन उतना ही मिलेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट, देयर इज अ रेडी सोर्स, जैसे ह्यूमंस में हो रहा है, देयर इज अ रेडी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज द फीटस और द एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू द मदर, करेक्ट। सो जो योग की जरूरत नहीं है, तो ह्यूमन एग्स, मैं ह्यूमन दिखा रहा हूं, मैं मेरे एग्स नहीं बता रहा हूं, ह्यूमन एग्स ऐसे होता है। मतलब देखो, लेक्चर की थोड़ी सी मूड बनाकर रखने के लिए कुछ भी अपने ऊपर भी जोक मारना पड़ता है, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं, है ना। एनीवेज, कम बैक, तो टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ योग, वी डू नॉट हैव द कंटेंट ऑफ योग, वी डू नॉट डू द प्रोसेस ऑफ वाइटलोजेनेसिस, ठीक है। वाइटलोजेनेसिस का मतलब क्या है? वाइटलोजेनेसिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ योग, ठीक है। But when you talk about birds में vitalogenesis होता है. Where does it take place in bird? It takes place in the liver. Vitalogenesis. ये vitalo करके वर्ड किधर तो सुना है क्या? कहाँ सुना था vitalo? हमने सुना इन vitalo, हमने vitalo करके वर्ड हमने कहाँ पे सुना? Perivitallin space. Correct? So in other words, just to have a resemblance, just to have a similarity with respect to all the common eggs, we say that we do not have yolk, we do not have vitellin, because yolk के अंदर एक important protein होता है which is referred to as vitellin, right? So we do not have vitellin, but then we have a similar structure, a remnant which is called as perivitallin space, जहाँ पे yolk होना चाहिए था, वहां पे योग नहीं है बेटा, ठीक है। तो वो योग, that space is absolutely empty and it is associated with the positioning of the polar body, ठीक है। तो vitalogenesis takes place in the liver of the mother. जब मुर्गी अंडे देती है तो मम्मा मुर्गी जो होती है, उसकी लिवर में vitalogenesis takes place, and through the blood, ठीक है, it is being transported into the ovary and ultimately the egg is being produced containing yolk, ठीक है। तो बर्ड्स की अगर आप एग्स देखोगे, रेप्टाइल्स के एग्स देखोगे, तो स्पेसिफिकली बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंडे देखे हैं आपने, तो yolk का कंटेंट कंपैरेटिवली इज लार्जर, मैक्रोलेसिथल, ठीक है, मैक्रोलेसिथल। लेसिथिन इज आल्सो अ प्रोटीन इन द एग। बहुत सारे लोग प्रोटीन नहीं, माय मिस्टेक, लेसिथिन क्या है? लेसिथिन प्रोटीन है क्या? है ना। लेसिथिन इज स्पेसिफिकली अ फॉस्फोलिपिड, है ना बेटा। लेसिथिन हमने पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स में जाओ, है ना। तो लेसिथिन इज नथिंग बट अ फॉस्फोलिपिड, करेक्ट। और लेसिथिन स्पेसिफिकली, बहुत सारे लोगों को लेसिथिन की एलर्जी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ yolk. So we don't have yolk but we have a yolk sac, ठीक है। बात करेंगे कि yolk sac क्या है, ये भी मैंने आपको एक बार once upon a time बताया हुआ है, but still it is okay, ठीक है। So हम बात करते हैं with respect to what is on the presence of yolk. So on the presence of yolk, you have two types of cleavage. So you have holoblastic cleavage, बार cleavage word नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। holoblastic cleavage, and then you have another word which is called as neuroblastic cleavage. holoblastic cleavage and neuroblastic cleavage, नाम बता रहा है। holoblastic cleavage refers to when the cleavage furrow passes through the entire cell. Cut.
सो क्लीवेज फरो पासेस थ्रू द एंटायर सेल। मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है? अब देखो अंडा तो इतना बड़ा है और ये कोने में इसका योग पड़ा हुआ है ना? तो अगर डिवीजन जो होगा इसके अंदर, मतलब दिस इज अ क्लिडोइक एग, करेक्ट? क्लिडोइक एग हैविंग कैंसरस शेल, ठीक है, और इसके अंदर होगा द एम्ब्रियो। तो अब जो क्लीवेज होगा दैट विल बी टेक्निकली ओनली द क्लीवेज फरो विल ओनली पास थ्रू पार्शियल पार्ट ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है बेटा? योग डिवाइड नहीं होगा क्योंकि योग तो यूज अप हो रहा है ना सेल डिवीजन के लिए, योग का कंटेंट कम होते जाएगा। So the cleavage furrow does not, when the cleavage furrow does not pass through the entire cell, it is referred to as meroplastic cleavage. ठीक है, और यहाँ लिखूं छू, the cleavage furrow passes, cleavage furrow does not pass through the entire cell. Cleavage furrow does not pass through entire cell. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये कौन से एग्स में दिखेगा? मैक्रोलेसिथल एग्स। ये किस में दिखेगा? ये किस में दिखेगा जिसमें लेसिथिन है नहीं? अलेसिथल एग्स, ठीक है, अलेसिथल, एब्सेंस ऑफ योक, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टीलोलेसिथल एग्स या मीजोलेसिथल एग्स, जिसमें योग का कंटेंट बहुत ही कम है, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस के अंडे देखे होंगे आपने, फ्रॉग के अंडे अगर आपने देखे रहेंगे तो फ्रॉग में बहुत ही वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एग इज एब्सोल्युटली प्रेजेंट, लिटिल अमाउंट ऑफ योग इज बीइंग प्रेजेंट, ठीक है, व्हिच इज रेफर्ड टू एज टीलोलेसिथल या मीजोलेसिथल एग्स, ठीक है। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब होलोब्लास्टिक में भी देयर इज something called as holoblastic equal and holoblastic unequal. So अब holoblastic वापस नहीं लिख रहा हूं तो मैं इधर H लिखता हूं, holoblastic equal and holoblastic unequal, holoblastic equal and holoblastic unequal. Okay, so holoblastic equal का माने क्या है? Equal का मतलब क्या है कि cell, the dividing cell absolutely divides, मतलब dividing cell is absolutely of equal size, whereas unequal मतलब जो size जो cells है they are not of the equal size absolutely, ठीक है। So holoblastic equal is seen in holoblastic equal cleavage जहाँ पे cell equal size में divide होगा, so it is seen in अलेसिथल एग्स, अलेसिथल एग्स, एग्जाम्पल ह्यूमन। अब देखो बेटा, एक अनइक्वल क्लीवेज, एक अनइक्वल सेल डिवीजन हो रहा है, कहीं तो हुआ था, हमने अनइक्वल क्लीवेज कहीं तो सुना है, पीपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अनइक्वल सेल डिवीजन हमने पढ़ा है, कहां पे पढ़ा था? व्हेन यू टॉक अबाउट oogenesis, करेक्ट। oogenesis जब हो रहा है when the primary oocyte divides into secondary oocyte, तो one of the cell gets the maximum cytoplasm, so जो cleavage furrow है या फिर जो cytokinesis है that is unequal, ठीक है। So during oogenesis there is unequal cytokinesis, but here we are talking about holoblastic cleavage, and cleavage is a special type, cleavage is the term used for special type of cell division, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे वो फीमेल का जो हो रहा है ना oogenesis में, उसको कंफ्यूज कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर उसमें तो अनइक्वल होना चाहिए, तो बच्चे आंसर लिख देते हैं अनइक्वल। दैट इज एब्सोल्युटली फुलिश, ठीक है। एंड माय वर्ड्स आर एब्सोल्युटली it might be pricking into your ears, but please make sure that you do not get confused. This is holoblastic equal cleavage, correct? holoblastic equal cleavage, दोनों सेल इक्वल साइज में तैयार होकर बन जाते हैं, correct? But when you talk about in case of oogenesis, there is holoblastic cytokinesis. My mistake. There is holoblastic unequal cytokinesis. Holoblastic unequal cytokinesis.
ठीक है, वहां पे भी क्लीवेज करो, passes through the entire cell, but when the cytokinesis takes place, one of the cell gets the maximum cytoplasm. So do not get confused. बहुत सारे बुक में इसको गलत टर्म भी दिया होगा, I really don't know कि अपने मॉड्यूल में क्या दिया है, ठीक है, बट बच्चे इस कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं. Is that right? And cleavage is taking place in the embryonic stage. Very clear? So humans में हो रहा है holoblastic equal cleavage. Whereas unequal, holoblastic unequal किस में होगा? It will be seen in microlecithal और टीलोलेसिथल. टीलो का मतलब एकदम टर्मिनल, करेक्ट? टीलोलेसिथल एग्स. एग्जाम्पल છે एम्फीबियंस. ठीक है, सो एग्जाम्पल एम्फीबियंस, जिसमें तो इसमें आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल गया. एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमंस में कौन सा टाइप का क्लीवेज हो रहा है. इट इज होलोब्लास्टिक इक्वल एंड डिटर्मिनेट हो रहा है, या ऑप्शन ऐसे देंगे होलोब्लास्टिक इक्वल डिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक इक्वल इनडिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिटर्मिनेट, होलोब्लास्टिक अनइक्वल इनडिटर्मिनेट. दिमाग लगाओ, ऑप्शन 2 दिमाग लगाओ, इस चार्ट में से आपको दिमाग लग जाएगा एंड आप आंसर कर सकते हो. सो इन रेयर केसेस यू माइट गेट सच क्वेश्चंस, बट यू कांट रियली ट्रस्ट योर फेट. ठीक है, पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो वो कुछ भी कर देंगे, कौन से भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें भर रखी है ना कि इससे क्वेश्चन नहीं आते, उससे क्वेश्चन नहीं आते, बेटा यू रियली कांट टेक चांसेस. हम बाद में जाकर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट? सो इट्स एब्सोल्युटली फूलिश टू से कि इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे. अरे बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है ना? सिलेबस में अगर इंक्लूड किया है, इफ इट इज अ डिजाइन्ड सिलेबस, सो वी विल हैव टू टॉक अबाउट दैट, वी विल हैव टू लर्न अबाउट दैट. ठीक है, हाँ, जब आप पढ़ते हो तो सम थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, some things are very important and some things are least important. So when you're when you're studying on your own, no, you have to be a little more smart, correct? जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 5 बार पढ़ोगे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको 3 बार पढ़ोगे, मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 बार, जो इंपॉर्टेंट है 3 बार, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एटलीस्ट 1 बार तो नजरों के सामने से देखना ही पड़ेगा. ये तो नहीं बोल सकते कि अरे ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना? सो इट इज एब्सोल्युटली, I really don't understand कि ये तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है. So make sure that you do not fall into any of that. We cannot take chances, again I'm telling it to you. ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आते, हम यहाँ पर बैठकर क्वेश्चन नहीं बनाते बेटा. I am documentedly, ये देखो मैं अपने वर्ड्स में very honestly I am speaking it on the video. That means it has a little bit of weightage. प्लीज अंडरस्टैंड इन दीज टर्म्स कि ऐसा नहीं होता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे. हम यहाँ पर बैठकर नीट का पेपर नहीं बनाते बेटा. डेफिनेटली वी हैव फॉलोड अ पर्टिकुलर वी हैव एवरीवन हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, बट समवेयर डाउन द लाइन जब AIPMT हो रहा था बेटा, तो हमको AIPMT होता था तो हमको कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था, कुछ भी पूछ देते थे. ठीक है, अब ऐसा हो गया है कि नीट NTA ने ले लिया है तो लोगों के दिमाग में ये बन गया है कि सिर्फ NCERT बेस्ड, अभी क्योंकि पिछले कुछ सालों से सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तो पीपल हैव मेड अप देयर माइंड दैट पेपर सिर्फ NCERT से होगा, बट यू रियली कांट ट्रस्ट योर फेट. ठीक है, पिछले साल का पेपर बहुत ज्यादा इजी इसलिए था बिकॉज माइट बी उनके दिमाग में कुछ अलग फ्रेम चल रहा होगा. ठीक है, सो definitely you have to do smart work, but you can't really skip anything. If you skip anything, definitely you will lose your confidence. ठीक है, और ये सब चीजें जो है स्पेसिफिकली जुओ की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीज मैंने आपको पढ़ाया है या किसी ने आपको पढ़ाया है, all that will be important in your next year. फिजियोलॉजी में आपको ये सब चीजें वापस पढ़ना ही है, right from the scratch, right from the basic. ठीक है, तो अभी ही आपने अगर बहुत सारा पढ़ लिया तो नेक्स्ट ईयर विल बी अ लिटिल मोर बेटर फॉर यू, बिकॉज ये सब बेसिक चीजें आपको कोई आपको वहां पे पढ़ाने नहीं वाला है इन योर मेडिकल कॉलेज. ठीक है,
सो अगेन इस चीज को वीडियो में बोलने का जरूरत यही था दैट प्लीज डू नॉट मेक अ बैरियर इनटू योर ब्रेन कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. एवरीथिंग विच इज बीन इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, है ना. पेस वाले पागल नहीं है, एलन वाले पागल नहीं है, आकाश वाले पागल नहीं है, जो एक कंसाइज्ड सिलेबस बनाते हैं, जो अपने अपने मॉड्यूल में ये सब इंफॉर्मेशन छापते हैं. ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली, उन्होंने पब्लिकली बुक छापा है, सो दे आर उनके दिमाग में कुछ तो चीजें होगा ना, नहीं तो स्पेसिफिकली पेस मुंबई में भी चीजें पढ़ाई जा रही है ना. वी ऑल्सो फॉलो द सेम गाइडलाइंस. सो नो वन इज एब्सोल्युटली फूलिश टू टीच यू समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो पढ़ाना तो सब कुछ पड़ता है, बट डेफिनेटली वी विल से कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि इसमें से कम क्वेश्चन आएंगे, इसमें से बहुत चांसेस है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने का, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा. ठीक है, सो डू नॉट गेट कैरिड अवे, डू नॉट फील वेरी हैप्पी दैट अरे मेरे को तो भी कम पढ़ना पड़ेगा, है ना. ऐसा मत करो बेटा, ये सिर्फ गधे करते हैं. ठीक है, अ स्मार्ट इंडिविजुअल, अ स्मार्ट स्टूडेंट विल डेफिनेटली रीड more and more to develop his confidence, because उसके दिल में, उसके जहन में ये चीज हमेशा पक्की रहेगी कि मेरे को तो सब आता है. ठीक है, that is very important in your examination. I always keep on telling you, I don't know अभी मैं वीडियो में इतना सारा चीजें क्यों बोल रहा हूँ. अगर आपको ये सब चीजें नहीं सुननी है तो आप डबल टैप करके इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आई डोंट माइंड, but it is very important to make you understand, right? A smart, a ranker will absolutely not exclude anything out of the syllabus. Whatever is taught to that particular individual, whatever is taught to that smart individual is just like a Bible. ठीक है, वो उस सब चीज को फॉलो करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली अ रैंकर विल डेवलप हिज कॉन्फिडेंस. मैं हमेशा एक चीज बोलते रहता हूं, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन 2 years, इट इज योर एग्जामिनेशन, इट इज द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है, उस 3 घंटे में आप क्या जादू करते हो, दैट इज योर एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अदरवाइज नहीं तो every Tom, Dick and Harry will be a ranker, no, will be a air one scorer, correct? But इतना इजी होने के बावजूद क्यों होता है कि लोग 100 मार्क पे अटक जाते हैं. 100 मार्क, शर्म करे, 100 मार्क, है ना. मतलब वाटी भर पानी में डूब मर जाना चाहिए लोगों को. तो 100 मार्क अगर आ रही है बच्चों को, दैट मीन्स एब्सोल्युटली यही है ना कि अगर इजी ही होता, सब कुछ इजी होता, इससे ही स्पेसिफिक सेक्शंस होते कि इतना ही पढ़ना और इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, तो आज रैंकर्स का लिस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना. सो प्लीज डू नॉट फॉल इनटू एनी पर्टिकुलर ट्रैप कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा. मेक श्योर एवरीथिंग व्हाट यू स्टडी, एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू इज इंपॉर्टेंट, है ना. आई रिमेंबर मेरे को एक बच्चे ने बोला था अभी इसी साल, एक बच्चे ने मेरे को ये बोल दिया कि सर आपने तो बहुत सारा पढ़ाया और पेपर पूरा एनसीईआरटी से आया था. बेटा हमको बोला जाता है पढ़ाने का, हमको शौक है क्या कि अननेसेसरी चीजें जो आई एम नॉट शोकेसिंग माय नॉलेज, राइट. आई एम ओनली फॉलोइंग अ डेजिग्नेटेड पोर्शन, करेक्ट, अ डेजिग्नेटेड सिलेबस, अ डिसाइडेड सिलेबस. ठीक है, मैं मेरे मन का कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको. ठीक है, ना ही मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूं. एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको स्टोरी बताता हूं, बहुत सारी चीजें जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन. ठीक है, so everyone has to follow a specific structure, everyone has to follow a particular pattern of teaching, and यही होता आ रहा है and यही होता आएगा. ठीक है, so whatever is given in your module, उसमें भी कुछ चीजें, अगर आप मॉड्यूल और ट्रूमैन को कंपेयर करोगे तो ट्रूमैन में तो बहुत सारी चीजें दी है. मैं ये बोलूंगा कि ट्रूमैन की सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बट जितना आपको मॉड्यूल में पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट से लीस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली इतना जो सेक्शन हमने लिखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इतना जो सेक्शन हमने किया दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड અહીંયા લખું છું,
यहां पे जो लिख रहा हूं दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू कैन एब्सोल्युटली एक्सक्लूड। नजरों के सामने से तो एक बार जाने दो, है ना। तो अगर स्मार्ट बच्चे हो तो पढ़ के एक बार कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप कर लो ऑन दैट पर्टिकुलर। ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने कोई तो कोना छोड़ा है, ठीक है। अब इतनी सारी हित वचन एंड गोल्डन वर्ड्स अगर बोले हैं तो थोड़ा सा लेक्चर का टाइम इंक्रीज हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट कर्स मी फॉर दैट, प्लीज डू नॉट हेट मी फॉर दैट, ओके। सो whatever I thought I should be telling it to you on proof, मैं आपको बता रहा हूं, on documented, I don't care, I am saying it to you absolutely on your face directly, ठीक है। so smart बच्चे बोलो, definitely smart बच्चे बोलो, आप लोग बहुत smart हो, है ना, इसलिए आपने ये कोर्स लिया है, correct, but do not absolutely become negligent, do not become careless, ठीक है। निग्लेक्टिंग बिहेवियर मत लाओ कि अरे ये टॉपिक में एक्सक्लूड कर दूंगा, ऐसा नहीं होना बेटा। पहली बार पढ़ रहे हो तो सब पढ़ना पड़ेगा, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तब आप स्क्रीन आउट कर सकते हो बेटा, ठीक है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की वजह से आपके मार्क्स चले जा सकते हैं। आई ऑल्सो फेस दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी। मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको बहुत सारी चीजें पता है ना। एनीवेज कम बैक, तो चलते थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ओके। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू व्हाट आर द क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है। नाउ बच्चे मीनोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में बात करते हैं। अब मीनोब्लास्टिक क्लीवेज में बेटा, मीनोब्लास्टिक क्लीवेज में because of the presence of large amount of yolk, where it is seen, this is absolutely seen in macrolecythal eggs, ठीक है। तो जहां पे क्लीवेज फरो yolk तक सीमित है, yolk डिवाइड नहीं हो पाता बेटा, ठीक है। तो such cleavage, मीनोब्लास्टिक क्लीवेज is seen in birds and reptiles, जिसमें yolk का कंटेंट ज्यादा है। बट जो क्लीवेज का टाइप हो रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, हम उसको बोलेंगे मीनोब्लास्टिक डिस्कॉइडल एंड मीनोब्लास्टिक सुपरफिशियल। मतलब ऐसे स्लाइड, डिस्कॉइडल मतलब जो सेल क्लीवेज फरो हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स, ओके। तो सेल डिवीजन जो हो रहा है दैट वाइज से छोटे छोटे फ्लैट डिस्क के जैसे बनेंगे, क्योंकि अंडा है ना, फ्लैट डिस्क के जैसे बनते जाएंगे। Whereas मीनोब्लास्टिक सुपरफिशियल का मतलब है, मीनोब्लास्टिक सुपरफिशियल रेफर्स टू ओनली इनिशियली जब क्लीवेज फरो पास हो रहा है, ओनली द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेल्स और सुपरफिशियल कंटेंट ऑफ द सेल विल बी डिवाइडेड। Is that very clear on that particular point, on that particular level? So let's go ahead and talk about the types. Let's go ahead and talk about the types. So M लिख रहा हूं मीनोब्लास्टिक, मीनोब्लास्टिक डिस्कॉइडल एंड मीनोब्लास्टिक superficial. So the cleavage here is in the form of, it is seen in the cells, the cleavage फरो जो हो रहा है ये छोटे छोटे ऐसे डिस्क के जैसे क्लीवेज होते जाएगा, ठीक है। सो क्लीवेज इज इन द फॉर्म ऑफ, in the form of discs. एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स भी याद कर लिया ना बेटा, तो काम हो गया। तो मीनोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज इज सीन इन रेप्टाइल्स, मीनोब्लास्टिक सुपरफिशियल इज सीन इन, मतलब यहां पे क्या हो रहा है दी क्लीवेज ऑफ ओनली दी superficial part initially, superficial part of eggs, egg। example birds। समझा बेटा, ठीक है। so this is with respect to types of cleavage, okay, types of cleavage on the presence of yolk। आने पक्षी एक और मैंने आपको बताया था types of cleavage with respect to pattern of the direction of the cleavage फरो, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था स्पाइरल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज।
You will have to go back to Animal Kingdom का पेज and then check about this. तो स्पाइरल क्लीवेज क्या है? स्पाइरल क्लीवेज में क्या हो रहा है बेटा? एक सेल है, मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज आई हैव टॉट दिस एंड दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू दिस चैप्टर. तो स्पाइरल क्लीवेज क्या है? अगर मैंने आई गॉट दिस वेरी ब्यूटीफुल, ये मैं सिर्फ मेरी फोन का कवर प्रदर्शित कर रहा हूं. इमेजिन करो कि ये एक सेल है, मजा आ रही है ना? ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है? तो इफ यू consider that this is the longitudinal axis, अगर क्लीवेज फरो डायगोनल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस हो रही है बेटा, डायगोनल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, ओके, क्लीवेज फरो अगर डायगोनल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस अगर हो रही है तो इट इज अ स्पाइरल क्लीवेज. मतलब ऐसे स्पाइरल शेप में बनते जाएगा. अगर मैं क्लीवेज फरो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे एक सेल बनेगा, यहां पे एक सेल बनेगा, फिर अगेन क्लीवेज फरो ऐसे पास होगा तो यहां पे एक सेल बनेगा, यहां पे एक सेल बनेगा, ठीक है. सो दिस इज स्पाइरल क्लीवेज. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रेडियल क्लीवेज, ये पूछ देता हूं. अगर मैं रेडियल क्लीवेज की बात करूं बेटा, तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर, लेट्स गो अहेड विद परपेंडिकुलर, ठीक है. तो हमारा जो क्लीवेज फरो है दैट पासेस दिस वे, तो यहां पे एक सेल बनेगा, यहां पे एक सेल बनेगा, और ये वापस यहां पे एक सेल बनेगा, यहां पे एक सेल बनेगा, ओके. तो चलो कुछ तो काम आया, पॉप सॉकेट. एनीवेज कम बैक, क्या है इसका? एनीवेज कम बैक. तो इतना आपको समझ गया बेटा, ठीक है. अनदर टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटर्मिनेट क्लीवेज एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज. डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या है? नाम बता रहा है डिटरमाइंड, ठीक है. व्हेन द फेट ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स आर डिटरमाइंड. जैसे यहां पे आप देखकर ये नहीं बस बता सकते कि ये वाला सेल ब्रेन बनाएगा, ये वाला सेल लंग्स बनाएगा, ये वाला सेल इंटेस्टाइन बनाएगा. यू रियली कांट मेक आउट. So the fate of the cell, the destiny of the cell is not determined. Correct? So such a cleavage is referred to as indeterminate cleavage, where the fate of the cell is not determined. Any type of the cell, it is absolutely ये undifferentiated बोल सकता हूँ, ठीक है. इसमें कोई भी सेल, कोई भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है. Whereas when you talk about determinate cleavage, the fate of the dividing cells is already determined. ठीक है, हमने ये बात किया था कि डिटर्मिनेट क्लीवेज अगर हो रहा है तो एम्ब्रियो का अगर कोई भी एक सेल डैमेज हो गया, सो द एंटायर फीटस एंड द एंटायर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड, बिकॉज ऑलरेडी फेट ऑफ द सेल. इमेजिन कर लो कि जो सेल रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने वाला था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्शियली डेवलप होगा या बनेगा ही नहीं, ठीक है. Whereas indeterminate, so any damage to any type of blastomere will definitely damage the entire growing organism. But in indeterminate cleavage, any type of damage to the blastomere will not affect the growing embryo. ठीक है. तो અહીંયા अपन क्लीवेज का टॉपिक जो है इतना ही है, इतना टॉपिक पे अपन खत्म करते हैं, ठीक है. So moving ahead to the next topic, that is blastulation. Now what you can see, blastulation is nothing but a formation of a structure called as blastula. So जैसे जैसे cell keeps on dividing, okay, cell starts forming clusters. So 30 hours, 40 hours, third day, उसके बाद fourth day, fifth day, ऐसे होते जाता है, ठीक है. So as you can see here, this is the 8 cell. ये 8 cell stage है, ठीक है. और यहाँ पे मैंने 16 cell stage बनाया नहीं बेटा, ठीक है. तो 8 to 16 cell stage, very important. 8 to 16 cell stage is referred to as morula, ठीक है. क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं मोर्यूला. मोर्यूला का मतलब क्या है? मोर्यूला refers to mulberry. राइमिंग क्या बोलते वो? राइमिंग नहीं, नर्सरी राइम सुना होगा ना. यर्ली गोरंग मलबरी बुश ऐसे बच्चे बचपन में हम भी खेलते थे, है ना. नर्सरी की हमारी जो डेल्फिन मैम थी वो हमको घुमाती थी ऐसे, है ना. तो मलबरी के फ्रूट्स अगर आपने देखे होंगे, सो इट एब्सोल्युटली लुक्स, दिस स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ मलबरी फ्रूट.
तो इस फॉर्म में नाम दे दिया मोड्यूला। सो मोड्यूला इज 8 to 16 सेल स्टेज। बट जैसे जैसे सेल्स का नंबर इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, आई टोल्ड यू जगह कॉम्पैक्ट है ना, तो जगह कॉम्पैक्ट है बट एब्सोल्युटली सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ द सेल्स स्टार्ट शोइंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप जब स्टडी किया गया था तो cells arrange themselves in a specific type of arrangement, and this arrangement is absolutely common in all the human beings, right? That specific type of arrangement forms a specific type of a structure, a specific type of a embryo which is referred to as blastocyst. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं with respect to the process called as blastulation. बहुत सारी चीजें मैंने बोल दी तुम लोगों को। लेट मी गो बैक एंड चेक द टाइम वंस। 1 बज गया है। अब मेरी जान मत खाओ कि लेक्चर बहुत बड़ी बन गई। आई विल ट्राई टू, बिकॉज ब्लास्टुलेशन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक टू कवर, ठीक है, तो डोंट किल मी, द लेक्चर एक्सटेंड्स, है ना। आपकी मर्जी, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। दिस मार्कर इज रियली बैड, ये बोर्ड पे चिपक जाता है यार कलर। कितनी सारी बकवास करता है ना यार, भी ऐसे बोलते रहोगे यार मन में। Anyways, come back. So what is blastulation? Cleavage होते जाएगा। Blastulation is nothing but it's a process of formation of a structure called as blastocyst. So what you can see here is a blastocyst. अब ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, that is a 3-dimensional structure, a 3-dimensional ball, है ना। तो एम्ब्रियो ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक कोने पे there is aggregation of the cell. A specific type of aggregation is being seen, ठीक है, और एक ओपन कैविटी बनती है बेटा, ठीक है। दिस कैविटी इज रेफर्ड टू एज ब्लास्टोसील, ठीक है, दिस कैविटी इज रेफर्ड टू एज ब्लास्टोसील, और यही ब्लास्टोसील से यही ब्लास्टोसील से डिराइव होता है आपका सूडोसीलोम, ठीक है। एग्जाम में एनुअल किंगडम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिकली सीन नियरली ऑन द 5th day, ओके, अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज ब्लास्टोसिस्ट एंड द स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। अब ये जो सेल्स है दे आर ऑल ब्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट सेल्स का मतलब क्या है, हम जो बोलते हैं ना कि एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना, ल्यूको मतलब लिम्फोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट। सो ब्लास्ट का मतलब क्या है, ब्लास्ट रेफर्स टू द primitive type of cells. So all of these cells which you can see, they are nothing but the blast cell. Slowly and steadily the fate of the cell is slowly and steadily being decided, ठीक है। यहां पे क्लीवेज में डिसाइड नहीं हो रहा है, बट यहां पे slowly and steadily this fate of the cell is being decided, and what is that particular cell, we talk about that, ठीक है। So by the end of the 4th day a primitive मतलब a precursor of blastocyst is being formed. तो उसमें स्पेसिफिकली होता क्या है, the cells keep on dividing, but at one end एक मतलब एम्ब्रियो के एक पोर्शन पे they start aggregating। समझ में आ रहा है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं बनता है क्या, है ना, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, हनीकॉम्ब। तो एक स्पेसिफिक कोना पकड़ लेंगे वो, एक स्पेसिफिक कोना पकड़ लेंगे, वहां से वो बढ़ते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो द सेल्स स्टार्ट एग्रीगेटिंग। So the cells get aggregating and they form, ये सेल्स को मैं बोलूंगा they are called as inner mass cells and outer cells, बस
आउटर सेल्स एंड इनर मास सेल्स। तो इनिशियली वो बनाएंगे इनर मास सेल्स एंड आउटर सेल्स, ठीक है। अब यही इनर मास सेल्स और डिवाइड होते जाएंगे और डिवाइड होते जाएंगे। सो जो इनर मास सेल है दे विल गिव राइज टू अ इनर सेल मास, ठीक है। यहां पे मैंने बोला इनर मास सेल्स, इनर सेल्स एंड आउटर सेल्स, ठीक है। सो दैट इनर मास सेल्स विल फॉर्म इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास जो एग्रीगेट हो गया है थ्री डायमेंशनली एक जगह पे, ये एग्रीगेशन ऑफ द सेल बनता है। So the inner mass cell is also referred to as embryoblast. So as you can see in this diagram, let's quickly label this structure. What is this structure? This structure is a blastocyst. बेटा ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्ट्यूला में फर्क क्या है? ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्ट्यूला में फर्क इसलिए ह्यूमंस की केस में हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये सब तो चाहिए, हमने एवोल्यूशन में भी पढ़ा था, है ना। एब्सोल्युटली डिविजन, सेल डिवीजन एंड ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस तो सेम ही है इन ऑल दी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। तो बाकी ऑर्गेनिजम्स में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया और ऑप्शन में ये दिया है कि ह्यूमंस में क्या बनता है, ब्लास्ट्यूला बनता है या ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है और आपको लगेगा कि दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दोनों का मतलब एक है, ऑलमोस्ट एक है, बट देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस। इन ह्यूमंस इफ यू टॉक अबाउट, वी विल स्पेसिफिकली कॉल इट एज ब्लास्टोसिस्ट। क्यों? बिकॉज़ द एम्ब्रियो लुक्स लाइक अ सिस्ट। आपने ये प्रोटोजोआ पढ़ा है ना, पैरासाइट, पैरासाइट को सिस्ट होती है, correct? So here also it has a cyst-like appearance. That cyst-like appearance is due to zona pellucida. ठीक है? Whereas जिसमें zona pellucida नहीं होगा उसको cyst-like appearance नहीं दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे blastula. ठीक है? So very specifically you will have to remember there is a difference between blastula and blastocyst. ठीक है? So blastocyst humans के केस में बोलेंगे। अगर ऑप्शन में blastocyst और blastula दिया है तो मोस्ट करेक्ट आंसर इज blastocyst बेटा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेबल दिस। तो आ सूचे आ तुम्हारू जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब जोना पेलुसिडा के अंदर ये जो बाहर पूरा मतलब ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो पेरिफेरी को लाइन करते हैं, द सेल्स व्हिच लाइन द पेरिफेरी ऑफ द एंटायर एम्ब्रियो, दोस सेल्स आर कॉल्ड एज आउटर सेल्स, जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और ऑल्सो रेफर टू एज ट्रोफोएक्टोडर्म। ओके, ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। अब बच्चा देखो यहां पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ट्रोफो कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रॉफिक, ट्रॉफिक कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिशन। सो यही सेल है अल्टीमेटली जो कल जाकर, मतलब कल मतलब डोंट टेक इट लिटरली, कल टेक इट लिटरली, क्योंकि कल अपन यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। सो यही ट्रोफोब्लास्टिक सेल कल के एपिसोड में क्या बनने वाले हैं, मतलब न्यूट्रिशन डिराइविंग सेल्स, मतलब दिस सेल्स आर रिस्पांसिबल, यही सेल्स कल जाकर मॉडिफाई हो जाएंगे टू फॉर्म दी सेल्स ऑफ दी प्लेसेंटा एंड दी कोरियन, ठीक है। एंड कोरियन और प्लेसेंटा is that particular part which is in contact with the mother, and if it is in contact with the mother and the endometrium, so definitely it will derive nutrition from the placenta and also from the endometrial cells, correct? So trophoectoderm या trophoblast cells are those cells which are arranged in the periphery, ठीक है। और अंदर के जो cells है, अंदर के जो cells है they are referred to as embryoblast या inner cell mass, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। अब नाम बता रहा है ये एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, करेक्ट। सो घूम फिर कर बात ये है कि जो भी आप रिजल्ट हो आज, है ना, आज जो आप फ्लैश एंड ब्लड में बैठे हो, दैट इज नथिंग बट यू वर एब्सोल्युटली वंस अपॉन अ टाइम यू वर जस्ट इतने ही सेल्स से बने थे, मतलब यही ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है ना, ये इतने ही सेल्स है जो बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब टेक्निकली इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। रेस्ट आर जस्ट द सपोर्टिंग सेल्स, दे आर फंक्शनल सेल्स विद रिस्पेक्ट टू ड्राइविंग न्यूट्रिशन। इज इट वेरी क्लियर? तो एम्ब्रियोब्लास्ट व्हिच विल अल्टीमेटली
फेट डिसाइड होने वाला हो गया है। अब यहाँ पे फेट डिसाइड हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो जैसे बड़ा बड़ा होते जाता है फेट डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे केवल इतने जो सेल्स है वो एम्ब्रियो बनाएंगे और बाकी के जो है वो न्यूट्रिशन डिराइव करने वाले सेल्स बनाएंगे बेटा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मैंने लाल कलर में उसको सेल्स बनाया, दैट इज ओनली टू मेक अ स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। दीज सेल्स, दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ये लाल कलर के जो सेल्स है दे आर नथिंग बट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है। एम्ब्रियोब्लास्ट और ये पूरे बाहर का ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है। सो रेड कलर में जो हमने बताया दे आर नथिंग बट अ ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, ट्रोफोब्लास्ट सेल का लेयर है व्हिच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोब्लास्ट। सो दीस सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रूबर। What are cells of Gruber? They are nothing but trophoblastic cells in contact with the embryoblast. समझा? ठीक है। सो इतना आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल लिख लेते हैं, ठीक है, विद इन अ फ्यू मिनट्स। एंड व्हाट यू कैन सी हियर, ये खाली जो कैविटी है दैट इज रेफर्ड टू एज द blastocele. And blastocele, ये blastocele is the first segmentation cavity. First segmentation cavity, ये तुम्हारे बॉडी का सबसे पहला कैविटी है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट कैविटी। बाद में ये बाद में आता है कॉन्सेप्ट सीलोम एंड हमका ढमका, ये सब बाद में आता है। सबसे पहला जो कैविटी, primitive type of cavity which you can say, that is nothing but the blastocele. Is that very clear? Okay. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये घूमना चाहिए कि सर आपने ये इनर मास का सेल ऊपर क्यों है, क्यों नीचे नहीं हो सकता क्या? सो हु डिसाइड्स कि कहां पे एग्रीगेशन होना चाहिए? ये जस्ट मैग्नेट के जैसा है ना, कि हु डिसाइड्स, व्हाट इज दैट फैक्टर व्हिच इज डिसाइडिंग कि कहां पे होना चाहिए एम्ब्रियोब्लास्ट का एग्रीगेशन, एंड दैट फैक्टर इज योर पोलर बॉडी। तो जहां पे आपका पोलर बॉडी होगा, जहां पे आपका पोलर बॉडी, ये इधर मैंने नीचे बना दिया क्योंकि जगह नहीं थी, घुमा दिया मैंने एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो को सॉरी। तो जहां पे आपका पोलर बॉडी होगा, दैट पोलर बॉडी डिसाइड्स द पोल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। व्हेन आई से पोल ऑफ द एम्ब्रियो, इट इज नथिंग बट दैट पार्ट, दैट रीजन, ठीक है, दैट रीजन जहां से एम्ब्रियो डिराइव होगा, ठीक है। और जो सामने वाला पोल है, ठीक है, जो सामने वाला खाली एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रे क्रेसेंट एरिया। कम बैक वन सेकेंड, वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सो ये आप इमेजिन करो कि अगर यहां की तरफ इनर सेल मास एग्रीगेट हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज वहां पे पोलर बॉडी होगा। तो नाम पोलर बॉडी क्यों दिया है? बिकॉज इट डिटरमाइंस द पोल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में भी जब एम्ब्रियोलॉजी आप स्टडी करोगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। सो पोल का मतलब क्या है? इमेजिनरी एक्सेस, एक इमेजिनरी रीजन जहां से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो दो टाइप के पोल होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एनिमल पोल एंड द अदर इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल, ठीक है। सो जहां से एनिमल का फॉर्मेशन चालू होगा या इनिशिएट होगा, दैट इज रेफर्ड टू एज द एनिमल पोल। सो दिस रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन जो है, that is referred to as the animal pole. So animal pole is being determined by the polar body. जहां पे animal pole बन रहा है, मतलब animal pole वही रीजन है जहां पे पोलर बॉडी होगा। तो पोलर बॉडी के मैंने दो फंक्शन आपको बता दिए, बहुत सारे बुक्स में ये दिया हुआ है कि पोलर बॉडी जहां पे होगा देयर स्पर्म पेनिट्रेशन विल इजीली इफेक्टिवली टेक प्लेस, ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन क्या है? पोलर बॉडी डिटरमाइंस द पोल ऑफ द एनिमल, पोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके सामने जो है उसका ऑपोजिट टू एनिमल पोल, मतलब अगर आप थ्री डिमेंशनल बॉल देखोगे, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे, तो अगर यहाँ पे ये आपका वेजिटल पोल है, तो ये आपका एनिमल पोल है, तो उसके सामने वाला ऑपोजिट टू एनिमल पोल यू हैव अ वेजिटल पोल। इट इज जस्ट लाइक नॉर्थ पोल। अगर आप धरती देखोगे, धरती माता को देखोगे, भूमि देखोगे, अर्थ को देखोगे, तो अर्थ हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। वेरी सिमिलर टू दिस, there is an animal pole, ठीक है, and there is a vegetal pole.
ठीक है, so this region is referred to as the vegetal pole. ओके, और एक ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, द रीजन, ये इस रीजन को मैं बोलूंगा द वेजिटल पोल, जहां पे एम्ब्रियो के सेल्स नहीं बनेंगे, बट एम्ब्रियो से मतलब यू कैन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स विल बी फॉर्म, मतलब एम्ब्रियो के बाहर के सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वेजिटल पोल। अब ये तो बाहर का रीजन हो गया। अब अगर मैं अंदर की तरफ से देखूं बेटा, अंदर की तरफ से देखूं, ठीक है, सो द एरिया ऑपोजिट टू द एरिया, ये क्रेसेंट एरिया है, क्रेसेंट एरिया, ठीक है। सो द एरिया, अगेन इट इज वेरी, जब भी आप रेफरेंस बुक्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू माइट कम अक्रॉस दिस वर्ड, ठीक है। सो द एरिया in the segmentation cavity which is lying opposite to the inner cell mass, एक crescent area बनता है, and that area is called as the gray crescent area, the gray crescent area, समझी क्या? ठीक है, तो this is what a very structural diagram of blastocyst और blastula में difference बता दिया, ठीक है, वापस नहीं बताऊंगा, ओके। बाकी सब तो मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में बता दिया। यू नो व्हाट इज सेल्स ऑफ ग्रूबर, यू नो व्हाट इज एम्ब्रियोब्लास्ट, यू नो व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट। अब जब ट्रोफोब्लास्ट मतलब जब नेक्स्ट स्टेज होगी, इट इज दिस ट्रोफोब्लास्ट व्हिच विल डिवाइड इनटू टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो टॉपिक है दैट इज अ पार्ट to the next topic, that is implantation. अब implantation is a implantation will be done in the tomorrow's class, मतलब next episode में implantation के बारे में बात करेंगे, ठीक है। So quickly let's go ahead. Blastocyst, blastulation में इतना ही याद करना है कि blastulation is specific type of rearrangement of the cell where embryoblast and trophoblast cells are being formed. Embryoblast, trophoblast और cells of Ruber, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू ब्लास्टुलेशन, ठीक है। ब्लास्टुलेशन ऑन एन एवरेज 5th डे में, 4th डे में तो ये हो जाएगा, 5th डे में आपको ब्लास्टुलेशन हो जाएगा, 5th to 6th डे में टेक्निकली इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। सो नाउ दिस स्ट्रक्चर, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन, इट इज जस्ट लाइक अ सीड इज बीइंग सोड, करेक्ट। तो आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, दैट एब्सोल्युटली ये गायब हो जाएगा, ठीक है, दैट एब्सोल्युटली गेट्स एम्बेडेड इनटू द यूटराइन सेल्स, दैट इज एंडोमेट्रियल सेल्स में गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये गायब होंगे, दैट इज व्हेन गायब होंगे, तब ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स विल स्लोली एंड स्टेडीली शोज, इट विल स्टार्ट शोइंग मॉडिफिकेशंस। सेल्स तो डिवाइड होते ही रहेंगे, डिवीजन कभी रुका ही नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे साइफाई मूवी नहीं है, डिवीजन रुका नहीं है, ठीक है, डिवीजन तो कंटिन्यूअसली होते ही रहा है। बट आई टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग, जब तक जोना मेरे आड़े रहेगा, एम्ब्रियो का साइज विल नेवर इंक्रीज। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ब्लास्टुलेशन और which takes place during blastulation is implantation. Implantation is nothing but when the embryo gets embedded or implanted inside the endometrial wall, ठीक है। बट एम्ब्रियो जब इम्प्लांट करेगा तो उसके नेबरिंग सेल से न्यूट्रिशन चाहिए, एंडोमेट्रियल सेल से वो न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। तो तब अगर जोना रहा तो जोना तो आड़े आ रहा है, तो द नेक्स्ट स्टेप, देयर इज अ स्पेसिफिक स्टेप व्हिच टेक्स प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज जोना हैचिंग। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस where the zona, part of the zona is being dissolved and the entire embryo moves out. ये जो entire blastocyst है, अब उसका नाम मतलब अब वो blastocyst से जो embryonic structure है that will absolutely move out. That process is called as zona hatching. मतलब in other words literally अंडे में से embryo बाहर निकल रहा है, ठीक है। Once the process of zona hatching takes place, the embryo gets embedded or implanted into the cell. समझे बच्चा, ठीक है। सो ये लिख लेते पहले अपन कि एम्ब्रियो ब्लास्ट जो है क्या बनाएंगे और उसके अलग अलग फंक्शन लिख लेते बेटा। सेल्स ऑफ ग्रूबर पूछे, सेल्स ऑफ ग्रूबर आर ट्रोफोब्लास्ट, सेल्स ऑफ ग्रूबर आर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स in contact with the embryoblasts,
ओके, whereas when you talk about embryoblast, ये embryoblast वो cells है, cells forming the embryo and extra embryonic membrane. अब इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 मेम्ब्रेन आपको मैंने एक बार बताया हुआ था, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक एंड एम्नियन. ठीक है, उसमें से सिर्फ कोरियन जो है, बिकॉज़ ये एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है बेटा, बट 2017 का ही क्वेश्चन है. 2017 में पूछा गया था कि एम्नियन किससे डिराइव होता है. ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो एम्नियन का ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, it has been formed out of which differentiated layer. तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, ये क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. सो अगर हम वही कॉन्टेक्स्ट को इफ वी स्टिक टू दैट कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो बच्चे आंसर ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हम पढ़ रहे हैं इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सिर्फ आउट ऑफ द 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अगर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं पता है तो गो बैक टू एनिमल किंगडम. क्लीडोइक एग्स वगैरह में मैंने आपको बताया है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक एग्स. ठीक है, तो आउट ऑफ द 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ओनली कोरियन इज बीइंग फॉर्म्ड, ओनली कोरियन इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट. बाकी के जितने भी 3 लेयर्स हैं, दैट इज एमनियन, योक सैक and allantois are formed out of the embryoblast cells. ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या बनाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स will form, इधर लिख रहा हूं बेटा. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स will form the Trophoblast cells will form the part of placenta, and also it will form the part of chorion. ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ये बाद में आगे चलकर डिफरेंशिएट भी होने वाले हैं इनटू सिक्शुअल ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, बट दैट इज अ पार्ट फॉर वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज इम्प्लांटेशन. ठीक है बच्चा, तो आपको यही याद रखना है. इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एम्ब्रियोब्लास्ट क्या क्या बनाएगा आगे चलकर. ठीक है, एंड ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा आगे चलकर. सो ट्रोफोब्लास्ट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो प्लेसेंटा और कोरियन, मतलब प्लेसेंटा का फीटल पार्ट. ठीक है, प्लेसेंटा का फीटल पार्ट इज बीइंग डिराइव्ड और इज बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ द मॉडिफिकेशन और आउट ऑफ द सेलुलर लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्टिक लेयर. So that ends with today's episode for today's class for human reproduction. I will see you in the next class. Till then, take care of yourself. I hope you have a great day. Very intellectual, very busy day with respect to your studies. ठीक है? Take care of your health. Take care of your mental status as well. And keep studying, keep yourself dedicated and determined. ठीक है, do not get out of focus. ठीक है, so इतनी अच्छी अच्छी हित वचनों से let's end or let's conclude the class. Thank you so much for watching and thank you so much for everything. God bless you. Take care of yourself. Bye bye.